हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। इस चैप्टर को हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें कारक आय किसे कहते हैं। कारक आय बता देंगे किसे कहते हैं। कारक आय उत्पादन के कारकों के द्वारा जो आय कमाई जाती है उसे कारक आय कहते हैं। उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ पर। पहला आता है भूमि, पूंजी और उद्यम वृद्धि। ये उद्यम वृद्धि का मतलब होता है यहाँ पर मेहनत। और उत्पादन के कारक की आय, इनसे हमें कैसा आय मिलती है वो बताते हैं। भूमि है, भूमि को हम अगर किसी व्यक्ति को लगान पर दे देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, लगान मिलता रहेगा। श्रम करेगा अगर हम लेवल है, लेवल को क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है, अपनी तनख्वाह मिलती है। पूंजी को हम अपने पैसे को किसी को ब्याज पर दे देंगे तो हमें, किसी को उधार देंगे तो हमें उससे ब्याज प्राप्त होती है। और उद्यम वृद्धि का मतलब होता है मेहनत। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें डेफिनेटली लाभ प्राप्त होता ही है। इसीलिए कारक आय किसे कहते हैं, उत्पादनों के कारकों से द्वारा जो आय कमाई जाती है उसी को हम उत्पादन कारक आय कहते हैं, कारक आय कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन जिसका नाम है, सेकंड क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान जो एक देश के सामान्य निवासी के द्वारा जो कारक आय कमाई जाती है उसका कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। लेखा वर्ष का मतलब यहाँ पर है कि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम होता है ना हमारा, वो होता है एक लेखा वर्ष। कौन सी तारीख से चालू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को ख़त्म होता है टाइम। इसमें होता है राष्ट्रीय आय क्या हमारा, एक लेखा वर्ष के दौरान जो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा जो कारक आय कमाई जाती है उसका कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सामान्य निवासी। सामान्य निवासी को हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इसमें बताया हमारे एक लेखा वर्ष के दौरान कितने भी सामान्य निवासियों के द्वारा जो कारक आय कमाई जाएगी उनका ही टोटल राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सामान्य निवासी किसे कहते हैं और इसमें कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं वो पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम सामान्य निवासी। एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो साधारण रूप से एक देश की परिसीमा में रहता है। एक सामान्य निवासी कौन होता है, वह व्यक्ति होता है जो साधारण रूप से एक देश की परिसीमा में रहता है। ऐसा हम भारत है, भारत क्या हमारा एक देश हो, भारत का कोई भी एक देश ले लो। ऐसा दिल्ली है, अगर दिल्ली के अंदर हम रहेंगे तो हम उसके सामान्य निवासी माने जाएंगे। और ऐसे ही हमारा भारत है, पूरा भारत एक बिग कंट्री है, तो हम भारत के अंदर हमारे 28 राज्य है, 28 राज्यों में कोई भी व्यक्ति रह रहा है वो सभी सामान्य निवासी माने जाएंगे क्योंकि वो देश की परिसीमा में रहते हैं। परिसीमा माने देश के अंदर रहते हैं। अब सामान्य निवासी में होने वाले व्यक्ति, सामान्य निवासी कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। सामान्य निवासी के अंतर्गत एक व्यक्ति या संस्थाएं भी आती है। इसमें सामान्य निवासी एक व्यक्ति भी हो सकता है या कोई एक संस्था भी हो सकती है। सामान्य निवासी एक व्यक्ति किसी देश का सामान्य निवासी हो सकता है तथा देश का नागरिक हो सकता है। एक ही व्यक्ति है वो सामान्य निवासी भी हो सकता है और देश का नागरिक भी हो सकता है। अब पढ़ते हैं हम आगे। आगे पढ़ते हैं एक देश, थर्ड पॉइंट, एक देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WHO तथा IMF को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता है, परंतु इस संगठन में काम करने वाले भारतीयों को सामान्य निवासी माना जाएगा।
इसमें क्या हमारी एक संस्थाएं होती है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, जैसे कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड IMF इंटरनेशनल मनी फंड। ये होती है हमारे दो इंटरनेशनल। इन दोनों संस्थाओं को हम सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड की है, वर्ल्ड के बाहर की है। बट इन संस्थाओं के अंदर जो व्यक्ति आते हैं काम करने उन्हें सामान्य निवासी माना जाएगा। अब पढ़ते सत्ता पॉइंट। सीमा पर काम करने वाले व्यक्ति जो नियमित रूप से दो देशों की सीमाओं को पार करते हैं वह उस देश के सामान्य निवासी होते हैं जिस देश में वह रहते हैं। ये बता रहा है कि ऐसा हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पर वो लोग रहते हैं, वो दोनों देश के बिल्कुल बीचों बीच में तो रहते हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, भारत का बॉर्डर है, अगर उसमें कोई व्यक्ति बीच में रह सकता है वो दो व्यक्ति को दोनों देशों में जा सकता है। वो सीमा पर काम करने वाले व्यक्ति को जो नियमित रूप से दो देशों की सीमाओं को पार करते हैं, उन्हें काम करने के लिए दोनों देशों की सीमाओं को पार करना पड़ता है रोजगार प्राप्त करने के लिए। उस देश के सामान्य निवासी होते हैं और ये उसी देश के सामान्य निवासी होते हैं, वहाँ पर ये लोग काम करेंगे और वहाँ पर ये लोग रहेंगे जिस देश में वह रहते हैं। जैसे कि आपको बता दिया, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में वो लोग रहते हैं बॉर्डर पर, अगर वो लोग अगर भारत में आकर काम करेंगे तो भारत के सामान्य निवासी, अगर वो लोग पाकिस्तान में जाकर काम करेंगे तो पाकिस्तान के सामान्य निवासी माने जाएंगे। विदेशी अधिकारी कूटनीतिज्ञ तथा शास्त्र के व्यक्ति उस देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं जिस देश में वह रहते हैं। ये हमारे विदेशी अधिकारी होते हैं, विदेश के, वो हमारे अदर वर्ल्ड के अदर कंट्री के लोग होते हैं, वो उनमें एक्सपर्ट होते हैं। उन लोगों को भी हम शास्त्र के व्यक्ति उस देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं जिस देश में वो रहते हैं। ऐसा हमारा अदर कंट्री से एक्सपर्ट है, वो बेशक हमारे अर्थशास्त्र में एक्सपर्ट हो तो वो उस देश में रहेंगे ना, उसी देश में उन्हें सामान्य निवासी में काउंट करा जाएगा। अब पढ़ते हैं सामान्य निवासी में शामिल न होने वाले व्यक्ति। अब सामान्य निवासी में कौन कौन से व्यक्ति शामिल नहीं होते? वह व्यक्ति जो घूमने के लिए, खेलने के लिए या किसी रोग का इलाज कराने के लिए दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें सामान्य निवासी नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति खेलने के लिए या रोग का इलाज करवाने के लिए, घूमने के लिए किसी भी दूसरे कंट्री में जाएगा तो उसे वहाँ का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा क्योंकि वो रहता तो हमारे देश में बस घूमना, खेलना और अपना रोग का इलाज करवाने के लिए जा रहा है, तो उसे सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जो कि हमारे देश में स्थित है उन्हें सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। ऐसा मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारे IMF और WHO, ये दोनों को हम सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। बट इनके अंदर, इन संस्थाओं के अंदर जो व्यक्ति काम करेंगे उन्हें सामान्य निवासी माना जाएगा क्योंकि ये दोनों है तो भारत के अंदर और इसमें भारत के लोग काम कर रहे हैं। बेशक ये वर्ल्ड के बाहर की, हमारे भारत के बाहर की है संस्थाएं, लेकिन इनके अंदर भारत के लोग काम करते हैं, इसीलिए ना सामान्य निवासी उन्हीं लोगों को माना जाएगा, ना कि एक संस्था को। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसका नाम, अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं बताइए। राष्ट्रीय आय क्या हमारे विभिन्न अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय को हम कैसे ज्ञात करते हैं? राष्ट्रीय आय होती है हमारी NNPFC को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। पहला राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए GDP at MP। GDP की फुल फॉर्म क्या होती है, इसे समझने के लिए हम पहले इसके आगे देख लेते हैं बनाई कैसे गई है। यहाँ पर G का मतलब होता है ग्रोस, ग्रोस माने सकल हिंदी में। N मतलब नेशनल, नेशनल का हो गया हमारा राष्ट्रीय। नेट, थर्ड नेट हो गया, नेट को बोलते हैं हम शुद्ध भी बोलते हैं और निबल भी बोलते हैं। और D का मतलब है डोमेस्टिक, जिसे हम घरेलू बोलते हैं।
MP मार्केट प्राइस, बाजार कीमत बोलते हैं, बाजार मूल्य भी कह सकते हैं। FC को हम फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत भी कहते हैं। अब इतनी चीज़ हमें G का मतलब पता लग गया, ग्रोस। N का मतलब अगर N हमारा कोई भी है, अगर N हमारा 20 में आता है GNP, तो 20 वाला N होगा वो हमारा नेशनल होगा हमेशा। और अगर पहले नंबर पे N आता है तो वो हमारा हमेशा नेट होगा। इतना याद रखना है। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या हमारा GDP। अब G का मतलब हमने पहले पढ़ा था कि G का मतलब है ग्रोस, और D का मतलब पढ़ा था हमने डोमेस्टिक, और P का मतलब प्रोडक्ट। MP पहले पढ़ चुके हैं तो मार्केट प्राइस। अब देख लेते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। अब सेकंड GDP के बाद आता है हमारा GNP। इन्हें ऐसे ही मूल्य में कन्वर्ट करते हैं, एक के बाद एक निकाला जाता है। GNP, अब G का मतलब दोबारा हो गया ग्रोस, और बीच में हमारा हमेशा N आएगा, उसका हम हमेशा नेशनल ही कहेंगे। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। थर्ड आएगा हमारा NDP एट MP। N का मतलब N अब हमारा शुरुआत में आ गया, शुरुआत में N आएगा तो हमेशा हमारा नेट में काउंट होगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हिंदी में बोलेंगे बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब शुद्धता पाते हैं NNP MP। N हमारे शुरुआत में आ गया, N शुरुआत में आएगा तो हम पढ़ेंगे नेट, तो नेट नेशनल, एंड बीच वाले को हम नेशनल बोलते हैं, और P माने प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हिंदी में बोले बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं FC में। हमारे यही चार हमने पढ़े, ये चार हमने पढ़ लिए एक बार MP में, एक बार पढ़ लेंगे ना FC में, इन चारों को। अब यहाँ पर आते हैं GDP हमने पहले पढ़ा था, ये MP में है और ये FC में। GDP FC का मतलब वही ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें बस एंड में गोल करना है कि FC को हमने बताया फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है और बाकी नाम से भी वही है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हिंदी में कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब सातवां है हमारा NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। एक और हमारा ये चार होते हैं, चार को हमने FC में और MP में बदल के पहले ही दिखला दिया है। तो अब हमारा एंड का रह गया है NNP FC, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में बोलेंगे इसे कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब G, ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन सबके प्रतीक सिंबल। तो अब छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे GDP एट MP किसे कहते हैं। GDP एट MP किसे कहते हैं? एक ऐसी आय जो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा होती है, अंतर्गत अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार के मूल्य को जिनमें मूल्यह्रास शामिल हो उसे GDP कहते हैं। मूल्यह्रास, यहाँ पर एक वर्ड आया मूल्यह्रास, जिसका मतलब होता है कि हमें कोई भी चीज़ सिर्फ एक तरफ से ही भुगतान में मिल रही है, फ्री मिल रही है, वो हमारा मूल्यह्रास का माना जाएगा। जैसे हमारे स्कूल में हमें पैसे मिलते हैं, कोई भी स्कॉलरशिप की फॉर्म आता है तो उसके पैसे मिलते हैं, वो हमारे लिए मूल्यह्रास है, क्योंकि हमें उसके बदले में कुछ भी देना नहीं पड़ता है सरकार को। तो इसमें क्या है, इसमें हमने बताया कि एक ऐसी आय होती है जो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के होती है,
एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, 31 मार्च को ख़त्म होती है। जैसे हमारे स्कूल होता है मेरा हमेशा हमारा एक लेखा वर्ष के आधार पर ही चालू होता है। तो यहाँ पर अंतर्गत अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार के मूल्य को जिनमें अंतिम वस्तुओं का, मैंने अंतिम वस्तु आपको पहले बताया था, अंतिम वस्तु सेवाएं वो होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, ना ही उन्हें बस महसूस किया जाता है। उनके मूल्य में अगर मूल्यह्रास शामिल हो तो उसे जीडीपी कहते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय आय के सूत्र बताइए। अब जीडीपी हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के फॉर्मूला बताइए। जीडीपी में हम पढ़ेंगे पहला फॉर्मूला, जीडीपी की फुल फॉर्म लिखनी है, हमें पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू आय बाजार कीमत पर। अब सेकंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने लगातार ऐसे पढ़े थे। पहला आएगा जीडीपी, जी के बाद एन में बदल देंगे डी को, और बाकी वही रहेगा, बस 20 वाला बदलना में डी आ जाएगा। पहले में डोमेस्टिक, दूसरे में नेशनल, तीसरे में डोमेस्टिक, चौथे में नेशनल। ऐसे ही हमें कन्वर्ट करना है। और 2 वाले ले लेंगे जीपी और ये 2 वाले ले लेंगे एनपी एंड में। अब यहाँ पर क्या हमारा जीडीपी है, यहाँ पर हमारा जीडीपी है तो हमारा क्या करेगा, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, बस सकल घरेलू आय। और दूसरा हमारा जीएनपी, यहाँ पर 20 वाला बदल गया, 20 वाला बदलने के मतलब होता है जीडीपी, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, प्लस विदेशों से कारक आय को ऐड कर देंगे। और तीसरे में आ जाएगा हमारा, अब एनपी में बदल देंगे, एनपी लगा देंगे यहाँ पर साइड में। यहाँ पर जीडीपी में बात हो रही है दोनों तरफ, यहाँ पर एनपी में हो जाएगी एनडीपी, डी ले लिया एक बार, इसे लेके तो हम क्या करेंगे, ये वाले को, पहले वाले को जीडीपी एट एमपी माइनस मूल्यह्रास, इसमें माइनस करते हैं। अब दूसरे में हमने एक बार डी ले लिया, एक बार हम ले लेंगे पी, तो यहाँ पर एक बार डी लिया, एक बार हम ले लेंगे एन, चौथे में एन एन पी एट एम पी। क्या होता है हमारा, ये ले लेंगे एनडीपी प्लस विदेशों से कारक आय, कितना होता है। इतना होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद के फॉर्मूले लिखे। क्या हमने यहाँ पर क्या निकाला, हमने यहाँ पर निकाला है एमपी पर निकाली है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय हमने बाजार कीमत पर निकाली है, अब यहाँ पर हमें निकालनी है एफसी पर। अब यही सारे फॉर्मूलों को हम बस यहाँ पर एमपी को हटाकर एफसी लगाना है। अब आ जाता है हमारा जीडीपी एट एम एफसी। इसे निकालने के लिए क्या करेगा, एमपी वाले फॉर्मूलों में से बस एनआईटी शुद्ध अपत्य स्तर को माइनस कर देंगे। जीडीपी एट एफसी को हम क्या करेंगे, इसी वाले को बस एमपी में कन्वर्ट कर देंगे, एमपी में, और माइनस शुद्ध अपत्य स्तर माइनस कर देंगे। ऐसे जीएनपी एट एफसी, अब इसे कन्वर्ट कर देंगे जीएनपी एट एमपी माइनस शुद्ध अपत्य स्तर, एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी में से बस एफसी को हटाकर एमपी लिख देंगे माइनस शुद्ध अपत्य स्तर, एनएनपी एफसी, यहाँ पर भी एफसी को हटाकर एनएनपी एमपी लिख देंगे माइनस शुद्ध अपत्य स्तर। ये सब हमारे फैक्टर को इसमें बदल जाएंगे अगर आप एमपी को एनआईटी से माइनस करते हैं। एनआईटी को इंग्लिश में नाम है इसका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय परोक्षीय आय किसे कहते हैं। ऐसी आय जो एक देश के निवासी को सभी स्रोतों से उपभोग व बचत करने के लिए प्राप्त होती है, उसे राष्ट्रीय परोक्षीय आय कहते हैं। इसमें बताना है कि आय का वह भाग होता है जो कि सामान्य निवासी, हमारे निवासी बताया हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य निवासी होते हैं, एक गैर निवासी होते हैं। सामान्य निवासी वह लोग होते हैं जो कि एक देश की परिसीमा में रहकर रहते हैं, उन्हें सामान्य निवासी कहते हैं, और गैर निवासी वो दूसरे देश में जाकर रहते हैं। तो यहाँ पर निवासियों को सभी स्रोतों से उपभोग व बचत करने के लिए प्राप्त होती है,
यहाँ पर शायद मैंने एक वर्ड मिस कर दिया है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। सॉरी दोस्तों, मुझे लगा यहाँ पर कोई वर्ड है बट लेकिन यहाँ पर कोई वर्ड मिस नहीं है। कि यहाँ पर बताया गया है हमारी ऐसी आय जो एक देश के निवासियों को सभी स्रोतों से उपभोग व बचत करने के लिए प्राप्त होती है। हमारे निवासी क्या होते हैं, कितने भी हम सोर्सेस होते हैं हमारे, जिन्हें इस्तेमाल कर कर हमें बचत होती है और उपभोग होता है, उसी को हम राष्ट्रीय परोक्षीय आय कहते हैं। इसका भी एक अपना फॉर्मूला निकालने का NNP-FFC, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, और प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंग्लिश में और हिंदी में शुद्ध आपत्ति कर कहते हैं, और प्लस चालू हस्तांतरण। ये चालू हस्तांतरण का मतलब भी मूल्य, इसी के दूसरा नाम होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का एक एग्जाम्पल दे चुका हूँ मैं। जैसे हमें स्कूलों की तरफ से कुछ भी कोई भी फॉर्म निकलता है स्कॉलरशिप का, या स्कूल की तरफ से हमें पैसे दिए जाते हैं, उसके लिए हमें उन्हें कुछ नहीं देना होता, उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो इसके बदले में हमें उन व्यक्तियों को कुछ नहीं देना होता है। अब पढ़ते हैं शुद्ध राष्ट्रीय परोक्षीय आय किसे कहते हैं। यहाँ पर शुद्ध वर्ड आ गया शुद्ध। जब सकल राष्ट्रीय परोक्षीय आय में से चालू पुनः स्थापन लागत हटा दी जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय परोक्षीय आय प्राप्त होती है। यहाँ पर राष्ट्रीय परोक्षीय आय के आगे एक वर्ड है जिससे बोलेगा हम सकल। इस सबसे पहले आता है सकल आएगा, जो कि मिस होता है पेपरों में भी नहीं दिया जाता है। आपके नॉलेज पर आपको पता होना चाहिए, नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो हमारा सकल राष्ट्रीय परोक्षीय आय में से हम चालू पुनः स्थापन लागत को घटा देंगे, जिसे क्या बोलते हैं, इसी का एक और नाम है। अब 3 नाम हो गए। पहला नाम चालू हस्तांतरण, दूसरा नाम चालू पुनः स्थापन लागत और तीसरा है मूल्यह्रास। ये तीनों नाम एक ही है। और ये पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट सेक्शन में पार्ट 2 आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। इस चैप्टर को हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें कारक आय किसे कहते हैं। कारक आय बता देंगे किसे कहते हैं। कारक आय उत्पादन के कारकों के द्वारा जो आय कमाई जाती है उसे कारक आय कहते हैं। उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ पर। पहला आता है भूमि, पूंजी और उद्यम वृद्धि। उद्यम वृद्धि का मतलब होता है यहाँ पर मेहनत। और उत्पादन के कारक की आय, इनसे हमें कैसा आय मिलती है वो बताते हैं। भूमि है, भूमि को हम अगर किसी व्यक्ति को लगान उस पर दे देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, लगान मिलता रहेगा। श्रम करेगा अगर हम लेवल है, लेवल को क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है, अपनी तनख्वाह मिलती है। पूंजी को हम अपने पैसे को किसी को ब्याज पर दे देंगे तो हमें, किसी को उधार देंगे तो हमें उससे ब्याज प्राप्त होती है। और उद्यम वृद्धि का मतलब होता है मेहनत। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें डेफिनेटली लाभ प्राप्त होता ही है। इसीलिए कारक आय किसे कहते हैं, उत्पादनों के कारकों से द्वारा जो आय कमाई जाती है उसी को हम उत्पादन कारक आय कहते हैं, कारक आय कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, जिसका नाम है, सेकंड क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान जो एक देश के सामान्य निवासी के द्वारा जो कारक आय कमाई जाती है उसका कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। लेखा वर्ष का मतलब यहाँ पर है कि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम होता है ना हमारा, वो होता है एक लेखा वर्ष। कौन सी तारीख से चालू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को खत्म होता है टाइम।
इसमें होता है राष्ट्रीय आय क्या है हमारा, एक लेखा वर्ष के दौरान जो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा जो कारक आय कमाई जाती है उसका कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सामान्य निवासी। सामान्य निवासी को हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इसमें बताया हमारे एक लेखा वर्ष के दौरान कितने भी सामान्य निवासियों के द्वारा जो कारक आय कमाई जाएगी उनका ही टोटल राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सामान्य निवासी किसे कहते हैं और इसमें कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं वो पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम सामान्य निवासी। एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो साधारण रूप से एक देश की परिसीमा में रहता है। एक सामान्य निवासी कौन होता है, वह व्यक्ति होता है जो साधारण रूप से एक देश की परिसीमा में रहता है। ऐसा हम भारत है, भारत क्या हमारा एक देश हो, भारत का कोई भी एक देश ले लो। ऐसा दिल्ली है, अगर दिल्ली के अंदर हम रहेंगे तो हम उसके सामान्य निवासी माने जाएंगे। और ऐसे ही हमारा भारत है, पूरा भारत एक बिग कंट्री है, तो हम भारत के अंदर हमारे 28 राज्य है, 28 राज्यों में कोई भी व्यक्ति रह रहा है वो सभी सामान्य निवासी माने जाएंगे क्योंकि वो देश की परिसीमा में रहते हैं। परिसीमा माने देश के अंदर रहते हैं। अब सामान्य निवासी में होने वाले व्यक्ति, सामान्य निवासी कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। सामान्य निवासी के अंतर्गत एक व्यक्ति या संस्थाएं भी आती है। इसमें सामान्य निवासी एक व्यक्ति भी हो सकता है या कोई एक संस्था भी हो सकती है। सामान्य निवासी एक व्यक्ति किसी देश का सामान्य निवासी हो सकता है तथा देश का नागरिक हो सकता है। एक ही व्यक्ति है वो सामान्य निवासी भी हो सकता है और देश का नागरिक भी हो सकता है। अब पढ़ते हैं हम आगे। पढ़ते हैं एक देश, थर्ड पॉइंट, एक देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WHO तथा IMF को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता है, परंतु इस संगठन में काम करने वाले भारतीयों को सामान्य निवासी माना जाएगा। इसमें क्या हमारी एक संस्थाएं होती है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, जैसे कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड IMF इंटरनेशनल मनी फंड। ये होती है हमारे दो इंटरनेशनल। इन दोनों संस्थाओं को हम सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड की है, वर्ल्ड के बाहर की है। बट इन संस्थाओं के अंदर जो व्यक्ति आते हैं काम करने उन्हें सामान्य निवासी माना जाएगा। अब पढ़ते चौथा पॉइंट, सीमा पर काम करने वाले व्यक्ति जो नियमित रूप से दो देशों की सीमाओं को पार करते हैं वह उस देश के सामान्य निवासी होते हैं जिस देश में वह रहते हैं। ये बता रहे हैं कि ऐसा हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पर वो लोग रहते हैं वो दोनों देश के बिल्कुल बीचों बीच में तो रहते हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, भारत का बॉर्डर है, अगर उसमें कोई व्यक्ति बीच में रह सकता है वो दो व्यक्ति को दोनों देशों में जा सकता है। वो सीमा पर काम करने वाले व्यक्ति को जो नियमित रूप से दो देशों की सीमाओं को पार करते हैं उन्हें काम करने के लिए दोनों देशों की सीमाओं को पार करना पड़ता है रोजगार प्राप्त करने के लिए। उस देश के सामान्य निवासी होते हैं और ये वो उसी देश के सामान्य निवासी होते हैं, वहाँ पर ये लोग काम करेंगे और वहाँ पर ये लोग रहेंगे जिस देश में वह रहते हैं।
जैसे कि आपको बता दिया, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में वो लोग रहते हैं बॉर्डर पर, अगर वो लोग अगर भारत में आकर काम करेंगे तो भारत के सामान्य निवासी, अगर वो लोग पाकिस्तान में जाकर काम करेंगे तो पाकिस्तान के सामान्य निवासी माने जाएंगे। विदेशी अधिकारी कूटनीतिज्ञ तथा शास्त्र के व्यक्ति उस देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं जिस देश में वह रहते हैं। ये हमारे विदेशी अधिकारी होते हैं विदेश के, वो हमारे अदर वर्ल्ड के अदर कंट्री के लोग होते हैं, वो उनमें एक्सपर्ट होते हैं। उन लोगों को भी हम शास्त्र के व्यक्ति उस देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं जिस देश में वो रहते हैं। ऐसा हमारा अदर कंट्री से एक्सपर्ट है, वो बेशक हमारे अर्थशास्त्र में एक्सपर्ट हो तो वो उस देश में रहेंगे ना, उसी देश में उन्हें सामान्य निवासी में काउंट करा जाएगा। अब पढ़ते सामान्य निवासी में शामिल न होने वाले व्यक्ति। अब सामान्य निवासी में कौन कौन से व्यक्ति शामिल नहीं होते? वह व्यक्ति जो घूमने के लिए, खेलने के लिए या किसी रोग का इलाज कराने के लिए दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें सामान्य निवासी नहीं माना जाता। अब कोई व्यक्ति खेलने के लिए या रोग का इलाज करवाने के लिए, घूमने के लिए किसी भी दूसरे कंट्री में जाएगा तो उसे वहाँ का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो रहता तो हमारे देश में बस घूमना, खेलना और अपना रोग का इलाज करवाने के लिए जा रहा है, तो इसे सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जो कि हमारे देश में स्थित है उन्हें सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। ऐसा मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारे IMF और WHO, ये दोनों को हम सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। बट इनके अंदर, इन संस्थाओं के अंदर जो व्यक्ति काम करेंगे उन्हें सामान्य निवासी माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों है तो भारत के अंदर और इसमें भारत के लोग काम कर रहे हैं। बेशक ये वर्ल्ड के बाहर की, हमारे भारत के बाहर की है संस्था है, लेकिन इनके अंदर भारत के लोग काम करते हैं, इसीलिए ना सामान्य निवासी उन्हीं लोगों को माना जाएगा, ना कि एक संस्था को। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जिसका नाम, अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं बताइए। राष्ट्रीय आय क्या हमारे विभिन्न अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय को हम कैसे ज्ञात करते हैं? राष्ट्रीय आय होती है हमारी NNPFC को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। पहला राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए GDP at MP। GDP की फुल फॉर्म क्या होती है, इसे समझने के लिए हम पहले इसके आगे देख लेते हैं बनाई कैसे गई है। यहाँ पर G का मतलब होता है ग्रोस, ग्रोस माने सकल हिंदी में। N मतलब नेशनल, नेशनल का हो गया हमारा राष्ट्रीय। नेट, थर्ड नेट हो गया, नेट को बोलते हैं हम शुद्ध भी बोलते हैं और निबल भी बोलते हैं। और D का मतलब है डोमेस्टिक, जिसे हम घरेलू बोलते हैं। MP मार्केट प्राइस, बाजार कीमत बोलते हैं, बाजार मूल्य भी कह सकते हैं। FC को हम फैक्टर, कॉस्ट या कारक लागत भी कहते हैं। अब इतनी चीज़ हमें G का मतलब पता लग गया ग्रोस। N का मतलब, अगर N हमारा कोई भी है, अगर N हमारा 20 में आता है GNP, तो 20 वाला N होगा वो हमारा नेशनल होगा हमेशा। और अगर पहले नंबर पे N आता है तो वो हमारा हमेशा नेट होगा। इतना याद रखना है। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या हमारा GDP। अब G का मतलब हमने पहले पढ़ा था कि G का मतलब है ग्रोस, और D का मतलब पढ़ा था हमने डोमेस्टिक, और P का मतलब प्रोडक्ट। MP पहले पढ़ चुके हैं तो मार्केट प्राइस। अब देख लेते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर
सकल घरेलू उत्पाद। अब सेकंड, जीडीपी के बाद आता है हमारा जीएनपी। इन्हें ऐसे ही मूल्य में कन्वर्ट करते हैं, एक के बाद एक निकाला जाता है। जीएनपी, अब जी का मतलब द्वारा हो गया ग्रोथ, और बीच में हमारा हमेशा एन आएगा, उसका हम हमेशा नेशनल ही कहेंगे। ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। थर्ड आएगा हमारा एनडीपी एट एमपी। एन का मतलब एन अब हमारा शुरुआत में आ गया, शुरुआत में एन आएगा तो हमेशा हमारा नेट में काउंट होगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हिंदी में बोलेंगे बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध पाते हैं एन एन पी एम पी। एन हमारे शुरुआत में आ गया, एन शुरुआत में आएगा तो हम पढ़ेंगे नेट, तो नेट नेशनल, एंड बीच वाले को हम नेशनल बोलते हैं, और पी माने प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हिंदी में बोलेंगे बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं एफसी में। हमारे यही चार हमने पढ़े, ये चार हमने पढ़ लिए, एक बार एमपी में, एक बार पढ़ लेंगे ना एफसी में, इन चारों को। अब यहाँ पर आते हैं जीडीपी। जीडीपी हमने पहले पढ़ा था, ये एमपी में है और ये एफसी में। जीडीपी एफसी का मतलब वही ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें बस एंड में गोल करना है कि एफसी को हमने बताया फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है और बाकी नाम से भी वही है, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हिंदी में कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब सातवां है हमारा एनडीपी। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। एक और हमारा ये चार होते, चार को हमने एफसी में और एमपी में बदल के पहले ही दिखला दिया है। तो अब हमारा एंड का रह गया है एनएनपीएफसी, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में बोलेंगे इसे कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब जी, ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन सबके प्रतीक सिंबल। तो अब छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जीडीपी एट एमपी किसे कहते हैं? जीडीपी एट एमपी किसे कहते हैं? एक ऐसी आय जो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा होती है, अंतर्गत अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार के मूल्य को जिनमें मूल्यह्रास शामिल हो उसे जीडीपी कहते हैं। मूल्यह्रास, यहाँ पर एक वर्ड आया मूल्यह्रास, जिसका मतलब होता है कि हमें कोई भी चीज़ सिर्फ एक तरफ से ही भुगतान में मिल रही है, फ्री मिल रही है, वो हमारा मूल्यह्रास का माना जाएगा। जैसे हमारे स्कूल में हमें पैसे मिलते हैं, कोई भी स्कॉलरशिप की फॉर्म आता है तो उसके पैसे मिलते हैं, वो हमारे लिए मूल्यह्रास है, क्योंकि हमें उसके बदले में कुछ भी देना नहीं पड़ता है सरकार को। तो इसमें क्या है, इसमें हमने बताया कि एक ऐसी आय होती है जो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के होती है। एक लेखा वर्ष का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, 31 मार्च को ख़त्म होती है। जैसे हमारे स्कूल होता है हमेशा हमारा एक लेखा वर्ष के आधार पर ही चालू होता है। तो यहाँ पर अंतर्गत अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार के मूल्य को जिनमें अंतिम वस्तुओं का, मैंने अंतिम वस्तु आपको पहले बताया चुका, अंतिम वस्तु सेवाएं वो होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, ना ही उन्हें बस महसूस किया जाता है।
उनके मूल्य में अगर मूल्यह्रास शामिल हो तो उसे जीडीपी कहते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। राष्ट्रीय आय के सूत्र बताइए। अब जीडीपी हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के फॉर्मूले बताइए। जीडीपी में हम पढ़ेंगे पहला फॉर्मूला, जीडीपी की फुल फॉर्म लिखनी है, हमें पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू आय बाजार कीमत पर। अब सेकंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने लगातार ऐसे पढ़े थे। पहला आएगा जीडीपी, जी के बाद एन में बदल देंगे डी को और बाकी वो ही रहेगा, बस 20 वाला बदलना में डी आ जाएगा। पहले में डोमेस्टिक, दूसरे में नेशनल, तीसरे में डोमेस्टिक, चौथे में नेशनल, ऐसे ही हमें कन्वर्ट करना है। वो 2 वाल ले लेंगे जीपी और ये 2 वाल ले लेंगे एनपी एंड में। अब यहाँ पर क्या हमारा जीडीपी है, यहाँ पर हमारा जीडीपी है तो हमारा क्या करेगा, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए बस, सकल घरेलू आय है। और दूसरा हमारा जीएनपी, यहाँ पर 20 वाला बदल गया, 20 वाला बदलने के मतलब होता है जीडीपी, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे प्लस विदेशों से कारक आय को ऐड कर देंगे तो तीसरे में आ जाएगा हमारा। अब एनपी में बदल देंगे, एनपी लगा देंगे यहाँ पर साइड में। यहाँ पर जीडीपी में बात हो रही है दोनों तरफ, यहाँ पर एनपी में हो जाएगी एनडीपी, डी ले लिया एक बार, इसे लेके तो हम क्या करेंगे, ये वाले को पहले वाले को जीडीपी एट एमपी माइनस मूल्यह्रास, इसमें माइनस करते हैं। अब दूसरे में हमने एक बार डी ले लिया, एक बार हम ले लेंगे पी, तो यहाँ पर एक बार डी लिया, एक बार हम ले लेंगे एन, चौथे में एन एन पी एफ एट एम पी क्या होता है हमारा, ये ले लेंगे एनडीपी प्लस विदेशों से कारक आय, कितना होता है। इतना होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद के फॉर्मूले लिखे। क्या हमने यहाँ पर क्या निकाला, हमने यहाँ पर निकाला है एमपी पर निकाल लिया है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय हमने बाजार कीमत पर निकाल लिया, अब यहाँ पर हमें निकालनी है एफसी पर। अब यही सारे फॉर्मूलों को हम बस यहाँ पर एमपी को हटाकर एफसी लगाना है। अब आ जाता है हमारा जीडीपी एट एम एफसी। इसे निकालने के लिए क्या करेगा, एमपी वाले फॉर्मूलों में से बस एनआईटी शुद्ध अपत्यय स्तर को माइनस कर देंगे। जीडीपी एट एफसी को हम क्या करेंगे, इसी वाले को बस एमपी में कन्वर्ट कर देंगे, एमपी में, और माइनस मूल्य माइनस शुद्ध अपत्यय स्तर माइनस कर देंगे। ऐसे जीएनपी एट एफसी, अब इसे कन्वर्ट कर देंगे जीएनपी एट एमपी माइनस शुद्ध अपत्यय स्तर, एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी में से बस एफसी को हटाकर एमपी लिख देंगे माइनस शुद्ध अपत्यय स्तर, एनएनपी एफसी, यहाँ पर भी एफसी को हटाकर एनएनपी एमपी लिख देंगे माइनस शुद्ध अपत्यय स्तर। ये सब हमारे फैक्टर को इसमें बदल जाएंगे अगर आप एमपी को एनआईटी से माइनस करते हैं। एनआईटी को इंग्लिश में नाम है इसका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय परोक्षीय आय किसे कहते हैं। ऐसी आय जो एक देश के निवासी को सभी स्रोतों से उपभोग व बचत करने के लिए प्राप्त होती है, उसे राष्ट्रीय परोक्षीय आय कहते हैं। इसमें बताना है कि आय का वह भाग होता है जो कि सामान्य निवासी, हमारे निवासी बताया हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य निवासी होते हैं, गैर निवासी होते हैं। सामान्य निवासी वह लोग होते हैं जो कि एक देश की परिसीमा में रहकर रहते हैं, उन्हें सामान्य निवासी कहते हैं, और गैर निवासी वो दूसरे देश में जाकर रहते हैं। तो यहाँ पर निवासियों को सभी स्रोतों से उपभोग व बचत करने के लिए
उपभोग की बचत करने के लिए प्राप्त होती है। यहाँ पर शायद मैंने एक वर्ड मिस कर दिया है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। सॉरी दोस्तों, मुझे लगा यहाँ पर कोई वर्ड है बट लेकिन यहाँ पर कोई वर्ड मिस नहीं है। कि यहाँ पर बताया गया हमारी ऐसी आय जो एक देश के निवासियों को सभी स्रोतों से उपभोग व बचत करने के लिए प्राप्त होती है। हमारे निवासी क्या होते हैं, कितने भी हम सोर्सेस होते हैं हमारे, जिन्हें इस्तेमाल कर हमें बचत होती है और उपभोग होता है, उसी को हम राष्ट्रीय परोक्षीय आय कहते हैं। इसका भी एक अपना फॉर्मूला निकालने का NNP-FFC, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, और प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंग्लिश में और हिंदी में शुद्ध आपत्ति कर कहते हैं, और प्लस चालू हस्तांतरण। ये चालू हस्तांतरण का मतलब भी मूल्य, इसी के दूसरा नाम होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का एक एग्जाम्पल दे चुका हूँ मैं। जैसा हमें स्कूलों की तरफ से कुछ भी कोई भी फॉर्म निकलता है, स्कॉलरशिप है या स्कूल की तरफ से हमें पैसे दिए जाते हैं, उसके लिए हमें उन्हें कुछ नहीं देना होता, उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो इसके बदले में हमें उन व्यक्तियों को कुछ नहीं देना होता है। अब पढ़ते हैं शुद्ध राष्ट्रीय परोक्षीय आय किसे कहते हैं। यहाँ पर शुद्ध वर्ड आ गया, शुद्ध। जब सकल राष्ट्रीय परोक्षीय आय में से चालू पुनः स्थापन लागत हटा दी जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय परोक्षीय आय प्राप्त होती है। यहाँ पर राष्ट्रीय परोक्षीय आय के आगे एक वर्ड है जिसका बोलेगा हम सकल। इस सबसे पहले आता है सकल आएगा, जो कि मिस होता है, पेपरों में भी नहीं दिया जाता है। आपके नॉलेज पर, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो हमारा सकल राष्ट्रीय परोक्षीय आय में से हम चालू पुनः स्थापन लागत को घटा देंगे, जिसे क्या बोलते हैं, इसी का एक और नाम है। अब 3 नाम हो गए। पहला नाम चालू हस्तांतरण, दूसरा नाम चालू पुनः स्थापन लागत और तीसरा है मूल्यह्रास। ये तीनों नाम एक ही है। और ये पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट सेक्शन में पार्ट 2 आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब also।